हेलो फ्रेंड्स, सुपर बडीज़ के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी वक्त से काफ़ी लोग इंटरनेट पर एक सवाल बार बार पूछ रहे थे कि कैप्टन अमेरिका ने सारे इन्फिनिटी स्टोन को अपनी जगह पर कैसे रखा। हालांकि एंड गेम को रिलीज़ हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आज भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। वहीं हाल ही के दिनों में इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम में रेड स्कल का रोल प्ले करने वाले रोस मार्क्वेंट ने कहा कि एमसीयू को कैप्टन अमेरिका के इन्फिनिटी स्टोन को वापस रखने के बारे में एक मूवी बनानी चाहिए। तब ये र्यूमर इंटरनेट पर और ज़्यादा वायरल हो गया कि कैप्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे अपने अपने टाइम में वापस रखा। कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी रखी, कुछ लोगों ने दूसरों की थ्योरी को ही सपोर्ट किया। उनमें से कुछ स्टोरी मुझे भी अच्छी लगी। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मुझे भी अपनी स्टोरी और फैन थ्योरी लोगों के सामने रखनी चाहिए कि कैसे कैप्स ने ये स्टोन अपने अपने टाइम में वापस रखे। जब रोस मैक्विन ने ये आइडिया दिया तब सभी को लगा कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है और इनोवेटिव भी है। इस पर एक स्पिन ऑफ मूवी बन सकती है। उनमें हम सभी फैंस को ये पता चल जाएगा कि कैसे कैप्स ने ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके अपनी जगह पर वापस रखा। तो चलो आज हम भी आप सभी के उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैप्टन अमेरिका ने वो सारे स्टोन्स अपनी अपनी जगह पर वापस रखे। अपनी इस फैन थ्योरी में हम ये मान के चलेंगे कि कैप्टन अमेरिका को वापस पास्ट में जाने के लिए जो पिम पार्टिकल चाहिए थे वो उसने हैंक पिम की लैब से पहले ही ले लिए थे, जिसकी मदद से वो वापस पास्ट में जाएगा और उन स्टोन को अपनी अपनी जगह पर रखेगा। इसके साथ साथ उसके पास टोनी का दिया हुआ टाइम स्पेस जीपीएस तो है ही, जिसके इस्तेमाल से वो किसी भी टाइम में जा सकता है और उन इन्फिनिटी स्टोन्स को रख सकता है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, एसगार्ड हो या कहीं और। एक और बात जो गौर करने की है वो ये है कि कुछ स्टोन अपने स्टोन फॉर्म में ना होकर डिफरेंट डिफरेंट केसिंग में थे। जैसे स्पेस स्टोन टेसरेक्ट में था, माइंड स्टोन स्पेक्टर में था और पावर स्टोन एक ऑर्ब में था। और जब कैप इन्हें वापस रखने के लिए जा रहा था तब ये स्टोन सिर्फ स्टोन फॉर्म में थे। तो वहाँ जब इन्हें रखा जाएगा तो इनको इनके केजिंग के साथ ही वहाँ पर रखा जाएगा। तो कैप को स्टोन को उसी फॉर्म में वहाँ पर पहुँचाने के लिए उनके केजिंग भी बनवाने पड़ेंगे। उन्हें स्टोन की मदद से कैप खुद बनाते हैं या इन्हें किसी और से बनवाते हैं, ये भी हमें देखना होगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सारे स्टोन को वैसे ही और उसी फॉर्म में वहाँ पर रखना होगा जैसे उन्हें वहाँ से उठाया गया था। इसके अलावा को कैप्टन को कुछ ऐसा भी चाहिए जिससे वो रियलिटी स्टोन को वापस जेन के अंदर इंजेक्ट कर सकें। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब सोल स्टोन को वॉर्मिर से वापस रखा जाएगा तो वहाँ से ब्लैक विडो को जिंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोल स्टोन को पाने के लिए जो सेक्रीफाइस किया जाता है उसे सोल स्टोन वापस रखने के बाद वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। चलिए अपनी फैन थ्योरी पर अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैप्टन मेरे अकॉर्डिंग तो 2014 में वॉर्मिर पर जाएंगे, जहां वो अपने दुश्मन रेड स्कल से मिलेंगे। मेरे हिसाब से उन्होंने क्लिंट से वॉर्मिर के बारे में पहले ही बात की होगी और वो ये जानते भी होंगे कि वॉर्मिर पे उनका दुश्मन रेड स्कल मौजूद है। उसे देख कर शायद कैप्टन अमेरिका कुछ नहीं बोलेंगे और कैप्टन अमेरिका को देखकर रेड स्कल भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि बाकी के 5 इन्फिनिटी स्टोन कैप्टन के पास ही है और वो ये देख भी चुका है कि इन्फिनिटी स्टोन की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। कैप्टन सोल स्टोन रेड स्कल को देकर चले जाएंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे 2012 वाले न्यूयॉर्क में, जहां वो एशियंट वन को उनका टाइम स्टोन लौटाएंगे, क्योंकि सबसे पहले वही थी जो टाइम स्टोन का वेट कर रही होंगी। लेकिन कैप्टन अमेरिका एशियंट वन से बात करके स्टोन के केसेस कैसे बनाए जाएं ये भी उनसे पूछेंगे। तब एशियंट वन उन्हें बाकी स्टोन के केसेस, मतलब माइंड स्टोन के लिए लोकी का सेप्टर, स्पेस स्टोन के लिए टेसरेक्ट और पावर स्टोन के लिए ऑर्ब कैसे बनाया जाए शायद उन्हें ये बताएंगी। वो ये भी बता सकती हैं कि बाकी स्टोन की मदद से उन्हें कैसे बनाया जाए या फिर खुद ही उन्हें बनाने में उनकी मदद कर सकती। वो ये भी एशियंट वन से पूछ सकते हैं कि रियलिटी स्टोन को जेन फोस्टर की बॉडी में कैसे इंजेक्ट किया जाए। फिर ये सब जानकर कैप्टन अमेरिका उनको माइंड स्टोन देकर लोकी के सेप्टर 2012 में ही रखने चले जाएंगे। वो उस सेप्टर को उसी जगह रखेंगे जहां से वो पास्ट वाले कैप्टन अमेरिका से लड़ रहे थे। यहाँ देखने वाली बात ये होगी और ये देखने में बहुत ही एडवेंचरस होगा कि उस वक्त वहाँ 2 कैप्टन अमेरिका पहले से ही लड़ाई कर रहे होंगे और थर्ड कैप्टन अमेरिका साइड से खड़े होकर ये सब देख रहा होगा। जब पहला कैप्टन अमेरिका जो उस वक्त फ्यूचर से आया होगा वो लेकर चला जाएगा, वहीं पर थर्ड कैप्टन अमेरिका वहां पर वो सेप्टर रख देगा। इसके बाद वो सीधे जाएंगे 2013 के एसगार्ड, जहां वो जेन फोस्टर की बॉडी में वो रियलिटी स्टोन इंजेक्ट करेंगे, जैसे एशियंट वन ने बताया था। यहाँ ये भी हो सकता है एशियंट वन उनके साथ खुद भी चल सकती है, वो खुद जेन फोस्टर की बॉडी में रियलिटी स्टोन इंजेक्ट कर सकती है, क्योंकि
वो ऐसा मैजिक के थ्रू कर सकती है। जेन फोस्टर की बॉडी में रियलिटी स्टोन इंजेक्ट करने के बाद वो अगर एशियन वन को साथ लेकर आए थे तो उन्हें सबसे पहले छोड़ने धरती पर वापस जाएंगे। इसके बाद ये बात ध्यान रखने वाली है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका के पास एक्स्ट्रा पिम पार्टिकल हैं, उसी के वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। उन्होंने हैंक पिम की लैब से उन्हें चुरा लिया था, इसीलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा पिम पार्टिकल्स ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ से सीधा वो 2014 के मोरैग में जाएंगे, जहाँ वो पावर स्टोन की ऑर्ब को रख देंगे और उसके बाद वो पीटर क्विल को भी जगा देंगे, जिससे वो रोनन की आर्मी के आने से पहले वहां से पावर स्टोन लेकर निकल जा सके। इसके बाद वो यहाँ से सीधा जाएंगे 1970 में, जहां उन्होंने टेसरेक्ट क्यूब ली थी। वहां टोनी स्टार्क के आने के बाद वहां पर टेसरेक्ट क्यूब रख देंगे। मेरे हिसाब से अगर इस वक्त तक उनके पिम पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे तो वो वहाँ लैब से दोबारा कुछ पिम पार्टिकल ले सकते हैं और उसके बाद वहाँ से सीधा वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास उस वक्त में पहुँच जाएंगे जहाँ वो बर्फ़ में जम गए थे। उसके बाद उनके साथ वो लाइफ स्पेंड करेंगे, जिसके लिए उन्होंने डेट का प्रॉमिस भी किया था, और जब वक्त आएगा तो वापस अपने वक्त में आ जाएंगे, जहां वो फैल्कन को दूसरा कैप्टन अमेरिका बनाएंगे। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि वो दूसरी शील्ड कहाँ से लाएंगे, जब उनकी शील्ड थैनोस ने तोड़ दी थी। इसके लिए जब वो फ्यूचर के कैप्टन अमेरिका थे तो उन्हें सब पता था कि वाइब्रेनियम कहाँ मिलता है और शील्ड कौन बना सकता है, तो उनके लिए दूसरी शील्ड बनवाना कोई बड़ा काम तो नहीं था। आई होप आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वो शील्ड कहाँ से आई। तो दोस्तों, ये थी मेरी फैन थ्योरी। कोई फैन थ्योरी अगर आपके पास भी है तो आप भी मेरे साथ शेयर वो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में ये स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, पर अगर फिर भी मुझसे कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं और भी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सुपर बडीज़। स्टे होम, स्टे सेफ।